जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उद्योग क्षेत्र में जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे दोस्तों, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि उद्योग क्षेत्र से रिलेटेड लगभग घटना चक्र में 230 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। तो वीडियो लंबा ना हो दोस्तों, इसलिए उद्योग क्षेत्र से रिलेटेड इस टॉपिक को मैंने क्या किया दोस्तों, तो कई पार्टों में डिवाइड कर दिया है। ये जो है दोस्तों हमारा पार्ट थर्ड है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों कि 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं था? तो याद रखना है दोस्तों, कृषि सेक्टर की उसमें उपेक्षा की गई थी, ऐसा उसमें शामिल नहीं था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। उनमें से कुछ बिंदु निम्नवत है। कौन कौन सा है दोस्तों? तो पहला, अनिश्चित या अस्पष्ट विकास नीति। इसमें क्या कहा गया था? तो इस संदर्भ में कहा गया था कि दोस्तों बीमार उद्योगों के विकास की नीति स्पष्ट नहीं की गई है। दूसरा क्या था? तो विदेशी प्रतिस्पर्धा से खतरा। इस संदर्भ में यह कहा गया कि उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ असमान स्पर्धा के लिए विवश है। तीसरा क्या था दोस्तों? तो विदेशी विनियोग की सीमा। इस संदर्भ में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जो छूटें व रियायतें दी गई थी उनकी आलोचना हुई थी दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जोखिम पूंजी किसे कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो जोखिम पूंजी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों जोखिम पूंजी नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी होती है। यह नए व्यवसाय शुरू करने या व्यवसाय के विस्तार के लिए दी जाती है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अद्यतन अनेक भारतीय उद्योगों ने ISO 9001 तथा ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं। कारण इसका दिया है कि भारत सरकार की लाइसेंसिंग प्रणाली में काफी उदारता आई है। तो यह बात कथन भी सही है दोस्तों, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रबंधन मानक पर आधारित ISO 9001 तथा ISO 9002 प्रमाण पत्र अधिकांशतः भारतीय उद्योगों को प्रदान किए गए हैं। साथ ही 24 जुलाई 1991 को अपनाई गई नई औद्योगिक नीति में उद्योग स्थापना हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली में अत्यधिक उदारता आई है। वर्तमान में लाइसेंसिंग की आवश्यकता से युक्त उद्योगों की संख्या घटकर मात्र कितनी रह गई है दोस्तों? तो याद रखना है मात्र 5 रह गई हैं दोस्तों। अतः कथन और कारण दोनों सत्य, किंतु कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट दोस्तों, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो 1948 ईस्वी में जो है दोस्तों प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इसी के द्वारा देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया था? तो यह रखा गया था दोस्तों 1956 की औद्योगिक नीति में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों भारत की दूसरी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में रखी थी। याद रखना है इस नीति में औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने और इसके लिए औद्योगिकरण में तीव्रता लाने के मुख्य उद्देश्य माना गया था दोस्तों। औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र का विस्तार करना, याद रखना है आय एवं संपत्ति के वितरण में समानता लाना और इस क्षेत्र में एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाना भी इस नीति की प्राथमिकता थी दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था? तो 18 उद्योगों को जो है दोस्तों लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स काफी ज्यादा हैं दोस्तों, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन PV नरसिम्हा राव सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति में 18 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी में लाइसेंस की अनिवार्यता जो है दोस्तों क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। अप्रैल 1993 में 3 और उद्योग कौन कौन से? तो मोटर, श्वेत वस्तुओं तथा चमड़ा व खालों की वस्तुओं को लाइसेंसिंग की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया।
जिससे उद्योगों की संख्या घटकर 15 हो गई। याद रखना है 15 दिसंबर 1996 में मनोरंजन की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया गया। जुलाई 1997 में 5 और वस्तुओं को लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया गया। याद रखना है दोस्तों, वर्ष 1998-99 के बजट में 3 और उद्योगों कोयला एवं लिग्नाइट, पेट्रोलियम और चीनी उद्योग को लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया गया। वर्तमान में केवल 5 उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग लेना अनिवार्य रह गया। दोस्तों कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। अल्कोहल युक्त पेयों का आसवन एवं शराब बनाना। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा सभी प्रकार के रक्षा उपकरण। तंबाकू के सिगार और सिगरेट एवं तंबाकू से बनी अन्य वस्तुएं और औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ, साथ ही साथ खतरनाक प्रकृति के जो रसायन है दोस्तों, इनको लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट दोस्तों, अब उन उद्योगों की संख्या जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है घटकर कितनी रह गई है दोस्तों, तो यह कितनी रह गई है, तो 15 रह गई हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था, तो यह आधार था दोस्तों उद्योग अधिनियम 1951। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों उदारीकरण होने तक उद्योग अधिनियम 1991 के तहत नए औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने, वर्तमान उपक्रम द्वारा नई मदों का विनिर्माण करने, उद्योग के स्थल में परिवर्तन करने, वर्तमान क्षमता में पर्याप्त रूप से विस्तार करने और अन्य सभी प्रयोजनों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत थी। लेकिन नई औद्योगिक नीति के तहत इन प्रक्रियाओं को उदार बनाया गया और क्या किया गया दोस्तों, तो इसमें बहुत से, याद रखना है, बहुत से उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली करने से छूट दी गई। आज के परिदृश्य में उद्योग अधिनियम 1991 के तहत केवल उद्योगों की 5 श्रेणियों को लाइसेंसिंग की जरूरत है दोस्तों। वो 5 श्रेणियां क्या है दोस्तों, मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो याद रखना है पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा उदारीकरण यानी एलपीजी, भूमंडली की यानी एलपीजी की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। तो दोस्तों भारत में उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में 31 मार्च 2011 को पंजीकृत कारखानों की संख्या सर्वाधिक थी, तो उस राज्य का नाम है दोस्तों तमिलनाडु। क्या नाम है दोस्तों, तो इसका नाम है तमिलनाडु। तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि प्रश्न काल में डी सही था, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून 2017 में जारी आंकड़ों के अनुसार कारखानों की संख्या के संदर्भ में वर्ष 2014-15 में 5 राज्यों का क्रम कौन कौन सा है, तो तमिलनाडु पहले पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है, तीसरे पर है दोस्तों गुजरात, चौथे पर है आंध्र प्रदेश और 5वें पर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया। व्हाइट गुड में सम्मिलित है, तो याद रखना है दोस्तों प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तु जो है दोस्तों उन्हें व्हाइट गुड कहा जाता है। दुग्ध और दुग्ध उत्पाद नहीं होता है दोस्तों व्हाइट गुड, याद रखना है आपको कि क्या होता है, तो प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तु है व्हाइट गुड कहलाती है, गुड्स कहलाती है। तो व्हाइट गुड्स से तात्पर्य अभिजात वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से होता है, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार इत्यादि। व्हाइट गुड्स की एक विशेषता यह भी होती है कि प्रदर्शन प्रभाव यानी देखा देखी से इन वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है। यही कारण है कि ऐसी वस्तु को खरीद का वर्गीकरण प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुओं में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से स्थान कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना है दोस्तों कौन कौन से हैं, तो यमुनानगर जो है दोस्तों, गुवाहाटी और बल्लारपुर जो है दोस्तों कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि शाहबाद जो है दोस्तों कागज विनिर्माण के लिए प्रसिद्ध नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, तो यमुना हरियाणा में है दोस्तों यमुनानगर, और गुवाहाटी असम में है, और बल्लारपुर जो है दोस्तों महाराष्ट्र में है, कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि शाहबाद बिहार में है दोस्तों, कागज विनिर्माण के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है, तो यह कहां पर है दोस्तों, तो इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग जो केंद्र है दोस्तों वह कहां पे है, तो यह है दोस्तों मुंबई में। याद रखना है मुंबई में जो है दोस्तों इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है। तो भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई है। यहाँ कपड़ा मिलों की सर्वाधिक संख्या है, याद रखना है दोस्तों। मुंबई को कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया कहा जाता है, यह भी पॉइंट पूछ सकता है दोस्तों कि कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मुंबई को। अहमदाबाद भी सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र में से एक है, इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया
एंड बोस्टन ऑफ ईस्ट कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है। कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखेंगे। सभी के सभी सवाल किसी न किसी रूप में एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा गैर तेल आयातक है। दूसरा कथन है, भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लिमिटेड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है। तीसरा, भारतीय निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम लिमिटेड का एक उद्देश्य विभिन्न निर्यात माल के गुणवत्ता नियंत्रण और लदान पूर्व अनिवार्य निरीक्षण को लागू करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका दिया गया केवल 1 और 2 सही है। यानी भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा गैर तेल आयातक है, बिल्कुल सही है। और भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लिमिटेड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है, यह भी सही है दोस्तों। जबकि तीसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है दोस्तों इसमें गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है दोस्तों गुजरात से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों भारत में मिल निर्मित कपड़े का उत्पादन यानी लगभग 4% तथा हैंडलूम निर्मित कपड़े का उत्पादन लगभग 12% है। होजरी निर्मित कपड़े का उत्पादन 22% है, जबकि वाटरलूम सेक्टर के द्वारा 62% कपड़े का उत्पादन होता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार मिल निर्मित कपड़ों का राज्यभर उत्पादन कितना है दोस्तों? तो 1000 वर्ग मीटर में कौन सा राज्य आगे है? तो गुजरात है दोस्तों, याद रखना। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद पंजाब। डेटा याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के उर्वरक उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों याद रखना है कि रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यह नहीं कहा जा सकता है दोस्तों कि रासायनिक यानी केमिकल फर्टिलाइजर के संबंध में भारत आत्मनिर्भर हो गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न काल में सी सही था। वर्तमान स्थिति के अनुसार वर्ष 2023-24 तक भारत के उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाने की उम्मीद है। वर्ष 2016 के आंकड़ों के संदर्भ में नाइट्रोजन उत्पादन एवं उपभोग में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। जबकि फॉस्फेट के उत्पादन के संदर्भ में भारत का स्थान चीन तथा यूएस के बाद तीसरा तथा उपभोग के संदर्भ में चीन के बाद दूसरा स्थान है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अक्टूबर 2021 तक में भारत में उर्वरक का कुल उत्पादन कितना है? तो 10,668 टन हुई है। जबकि ध्यान में रखना है दोस्तों आपको क्या, 5,79,000 टन जो है दोस्तों उर्वरक आयात करना पड़ा है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों सही नहीं है। तो आईपीसीएल भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों वह गलत है। तो प्रश्न काल में विकल्प ए सही उत्तर था। वर्तमान में इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईपीसीएल कहा जाता है दोस्तों, जो रिलायंस उद्योग समूह के स्वामी तत्वाधीन है। एमटीएनएल वर्तमान में एनडब्ल्यूएसई में सूचीबद्ध नहीं है, जबकि एनएसई द्वारा 31 दिसंबर 2021 तक के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार बाजार पूंजीकरण के आधार पर तथा फॉर्च्यून द्वारा जारी इंडियाज लार्जेस्ट 500 कंपनीज के अनुसार, याद रखना है दोस्तों क्या है, के अनुसार राजस्व के आधार पर भी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी है दोस्तों, याद रखना है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, तो याद रखना है दोस्तों अभिदत्त पूंजी पर की जाती है दोस्तों कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों कंपनी द्वारा लाभांश की जो घोषणा है अभिदत्त पूंजी पर की जाती है, क्योंकि अभिदत्त पूंजी यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कुल निर्गमित पूंजी का वह भाग होता है जो शेयर धारक यानी शेयर होल्डर द्वारा खरीदा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कंपनी के तुलन पत्र से क्या होता है? तो कंपनी के तुलन पत्र से क्या होता है दोस्तों? अजब नाम है। तो कंपनी के तुलन पत्र में क्या होता है दोस्तों? तो कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के आकार और संगठन को बताना संभव है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो दोस्तों कंपनी के तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट को तुलन पत्र ट्रांसलेट किया गया को आमतौर पर कंपनी की वित्तीय स्थिति का स्नैपशॉट यानी आंसू चित्र कहा गया है, जिससे कंपनी की परिसंपत्तियों यानी एसेट एवं देयताओं यानी लायबिलिटीज की जानकारी मिलती है। ज्ञातव्य है कि एक मानक कंपनी के
तुलना पत्र के 3 हिस्से होते हैं, कौन कौन से दोस्तों? तो याद रखना है, परिसंपत्तियां, देयता और स्वाधिकृत इक्विटी। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न वस्तु समूहों में से कौन सा FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में शामिल नहीं किया गया? तो याद रखना है दोस्तों, कार एवं मोटरसाइकिल को जो है दोस्तों फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में शामिल नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है दोस्तों? तो याद रखना है, FMCG सामान्यतः गैर टिकाऊ यानी नॉन ड्यूरेबल पैकेज्ड उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। सौंदर्य प्रसाधन, डेयरी उत्पाद एवं बेकरी उत्पादन तो FMCG में शामिल किए जाते हैं, जबकि स्वचालित वाहन यानी कार व मोटरसाइकिल इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। स्वचालित वाहन टिकाऊ उत्पादों की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, याद रखना है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। एक तरफ उद्योग दिया गया, दूसरी तरफ औद्योगिक केंद्र दिए गए हैं कि कहां पर स्थित है। तो पर्ल फिशिंग है, ऑटोमोबाइल है, पोत निर्माण है, इंजीनियरिंग सामान है। तो याद रखना है दोस्तों, पर्ल फिशिंग है, ऑटोमोबाइल, पोत निर्माण कहां पर होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखना है कि पर्ल फिशिंग जो होता है दोस्तों वो कहां पर होता है? तो औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो तूतीकोरिन है दोस्तों। फिर ऑटोमोबाइल के लिए कौन फेमस है दोस्तों? तो याद रखना है, पुणे। फिर याद रखना है दोस्तों, पोत निर्माण के लिए कौन सा हो जाएगा? तो मर्मुगोवा। यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह गोवा में स्थित है, यह भी पॉइंट ध्यान में रखना है। और इंजीनियरिंग सामान के लिए पिंजौर फेमस है दोस्तों। तो इसमें सही लगा हुआ है दोस्तों सभी के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, निजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी रीति सर्वाधिक सर्वांगीण और परिपूर्ण है? तो याद रखना है दोस्तों, निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण जो है दोस्तों वह सर्वाधिक क्या है दोस्तों? सर्वांगीण और परिपूर्ण है, यानी परफेक्ट है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण। एक विशुद्ध निजी स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक स्वामित्व पूर्णतया अनुपस्थित रहता है। अतः निजी क्षेत्र को स्वामित्व एवं प्रबंधन का पूर्ण हस्तांतरण ही निजीकरण का सर्वाधिक पूर्ण और सर्वांगीण तरीका है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है? क्यों किया जा रहा है दोस्तों? याद रखना है क्यों किया जा रहा है। राइट आंसर क्या है इसका दे रहा है दोस्तों? तो डी, ना तो 1 ना तो 2, यानी इसमें से कोई भी सही नहीं है। यानी सरकार अपनी इक्विटी में विनिवेश से मिले राजस्व का उपभोग मुक्त अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। और सरकार अब CPSES के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती, यह भी नहीं है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? तो भारत सरकार की वर्तमान विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट नीति के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। पहला है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नागरिकों की हिस्सेदारी प्रदान करना, याद रखना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार का प्रबंधन पर नियंत्रण और बहुमत यानी शेयरधारिता यानी मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर कम से कम 51% बनाए रखना। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करना, यह भी है दोस्तों। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त राशि वर्ष 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि में जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना है दोस्तों। नेक्स्ट दिया गया निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राउरकेला में जो इस्पात संयंत्र खोला गया दोस्तों वह जर्मनी के सहयोग से खोला गया, बिल्कुल सही है। भिलाई में जो इस्पात संयंत्र खोला गया है दोस्तों वह पूर्व सोवियत संघ यानी USSR के द्वारा खोला गया, यह भी सही है। दुर्गापुर में जो खोला गया यूनाइटेड किंगडम के द्वारा खोला गया। बोकारो में जो है दोस्तों USA के द्वारा नहीं बल्कि USSR के द्वारा खोला गया दोस्तों, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कब खोला गया दोस्तों? तो वर्ष 1964 में खोला गया है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस देश का सहयोग प्राप्त किया था? तो सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त किया था दोस्तों। कब खोला था इस्पात संयंत्र? तो 1964 में। नेक्स्ट राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, तो यह हुई थी दोस्तों जर्मनी के सहयोग से। राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है दोस्तों? तो बोकारो स्टील प्लांट है दोस्तों झारखंड में। फिर भिलाई कहाँ है दोस्तों? दुर्गापुर कहाँ पे? दुर्गापुर है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। राउरकेला है उड़ीसा में। और भिलाई कहाँ पर है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में। तो A का 1 हो गया दोस्तों, और B का 2, C का हो गया 4 और D का हो गया क्या दोस्तों? तो 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन B यानी 1 2 4 3।
भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया दोस्तों सूरत में। याद रखना कि भारतीय हीरा जो संस्थान है दोस्तों वह सूरत में स्थापित किया गया। तो भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित किया गया। भारतीय जेवरातों की गुणवत्ता, डिजाइन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना रत्न और जेवरात विनिर्माण के क्षेत्र में तकनीकी कौशल उन्नयन हेतु की गई है। नेक्स्ट है, कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है? याद रखना है लेदर फैक्ट्री ग्वालियर जो है दोस्तों सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है, जबकि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो कि भोपाल में स्थित है सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि जबलपुर में है दोस्तों, यह भी एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। और एल्कलाइड फैक्ट्री जो कि नीमच में स्थित है दोस्तों, वह भी जो है दोस्तों क्या है तो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर, भेल भोपाल तथा ओपीएम एवं एल्कलॉइड फैक्ट्री नीमच, ये तीनों केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। जबकि लेदर फैक्ट्री ग्वालियर एक निजी स्वामित्वाधीन फैक्ट्री है दोस्तों। नेक्स्ट निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी? याद रखना है दोस्तों बीएसएनएल की स्थापना कब की गई थी? तो बीएसएनएल की स्थापना हुई थी दोस्तों 2000 में। तो भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी दोस्तों। इसको हम लोग हंसी भी मतलब इसका मजाक भी उड़ाते हैं दोस्तों इसके फुल फॉर्म को लेकर। इसका फुल फॉर्म लोग बोलते हैं भाई साहब नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं? तो याद रखना है भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये तीनों के तीनों यानी बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यह भी सार्वजनिक क्षेत्र के जो है दोस्तों उपक्रम है। और एजुकेशनल कंसल्टेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अर्थानुरूप एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1976 में स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। एजुकेशनल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1981 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों लघु क्षेत्र उद्योग क्षेत्र में 1995-96 में विदेशी पूंजी निवेश की निर्धारित सीमा है। तो यह कितना है दोस्तों? 24% है। तो ये काफी पुराना डेटा है दोस्तों, अब तो चेंज किया होगा। तो याद रखना कि केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 1991 में घोषित लघु उद्योग नीति वक्तव्य के अनुसार लघु उद्योग में 24% तक विदेशी पूंजी निवेश सीमा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में लघु उद्योग क्षेत्र में विदेशी पूंजी सीमा निवेश को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है दोस्तों। यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कितना बढ़ाकर कर दिया गया है? तो 100% कर दिया गया दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखेंगे। फिर चित्र से रिलेटेड सवाल पूछा गया दोस्तों, इसे मैं स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्थान दिया गया है और उद्योग वहां पर कौन से स्थापित है आपको मैच करना है। तो विशाखापत्तनम जो है दोस्तों पोत निर्माण के लिए फेमस है। विशाखापत्तनम जो है दोस्तों किसके लिए फेमस है? याद रखना है आपको कि विशाखापत्तनम जो है दोस्तों पोत निर्माण के लिए फेमस है। मुड़ी जो है दोस्तों किसके लिए फेमस है? तो यह एल्युमिनियम के लिए फेमस है। गुड़गांव जो है दोस्तों मोटर गाड़ी के लिए फेमस है। और पनकी जो है दोस्तों उर्वरक के लिए फेमस है। तो ए का हो गया क्या दोस्तों? तो ए का हो गया 2, और बी का हो गया दोस्तों 4, सी का हो गया दोस्तों 1 और डी का क्या हो गया दोस्तों 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वो ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। केंद्र है और उद्योग है, आंवला है, मोदी नगर है, बाराबांकी और कानपुर है। तो कानपुर जो है दोस्तों याद रखना है विस्फोटक उद्योग के लिए फेमस माना जाता है। तो डी का 4 हो जाएगा। और तो डी का 4 दो ही ऑप्शन में है, एक ए में है और एक बी में है। रबड़ के लिए कौन सा फेमस हो जाएगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन ही आंसर ही देखते हैं दोस्तों। तो आंवला जो है दोस्तों बरेली, उर्वरक रसायन उर्वरक उत्पादन, जबकि मोदी नगर जो है दोस्तों मेरठ में रबड़ फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। बाराबांकी में पॉली फाइबर का उत्पादन होता है, जबकि कानपुर में विस्फोटक कारखाना स्थित है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? याद रखना है कि बायो टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है, सही है। प्लास्टिक सिटी कानपुर को कहा जाता है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में स्थित है, जबकि ट्रोनिका सिटी जो है दोस्तों नोएडा, यह बिल्कुल गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो याद रखना है ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं बल्कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह स्थित है कहाँ पर दोस्तों, तो गाजियाबाद। याद रखना है यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यह गाजियाबाद में स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो यह सिफारिश की गई थी दोस्तों आबिद हुसैन समिति के द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको कि आबिद हुसैन समिति के द्वारा क्या सिफारिश की गई थी दोस्तों, तो लघु उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश इनके द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों लघु उद्योगों की समस्या का अध्ययन कर उनके विकास हेतु सुझाव देने के लिए उद्योग मंत्रालय ने दिसंबर 1995 में डॉक्टर आबिद हुसैन समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी सिफारिशें जनवरी 1997 में प्रस्तुत की थी। समिति की सिफारिशों में एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि लघु उद्योगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। आबिद हुसैन समिति का संबंध था, तो ये देख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल पहले भी मैंने लगा दिया है इसको कि आबिद हुसैन समिति का संबंध किसे है, तो यह समिति किससे संबंधित थी दोस्तों, तो लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित थी। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रारंभ में स्टार्टअप की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए नए युग के वित्तीय विकल्प हेतु सलाह दी। तो यह सलाह दी गई थी दोस्तों प्रणब मुखर्जी के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। तो दोस्तों स्टार्टअप एक ऐसा नया उद्यम या कंपनी है जिसे कोई युवा स्वयं या 2-3 लोगों के साथ मिलकर शुरू करता है। यह कंपनी ऐसे उत्पादों या सेवाओं को लॉन्च करती है जो बाजार में उपलब्ध नहीं है। ऐसे उत्पाद या सेवाओं को लॉन्च करने वाले युवा अपने विचार यानी आइडिया लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं जिसे वह बाजार में स्थापित भी करते हैं। इन्हीं स्टार्टअप एप्स के संदर्भ में नवान्वेष उत्सव के दौरान राष्ट्रपति ने अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त किए। मेरे विचारों से नवान्वेषणों के वित्त पोषण के लिए एक समाधान के बजाय एक मिश्रित मॉडल होना चाहिए। एंजल निवेशक, उद्यम पूंजीपति, समूह वित्त पोषण, सीड वित्त पोषण तथा प्रौद्योगिकी की नवान्वेषण निधि जैसे नए युग के वित्तीय विकल्प सृजन स्तर पर नवान्वेषण परियोजनाओं की विशेष आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वयं से पूछा गया है कि भारत सरकार की एक पहल स्वयं का लक्ष्य क्या है? तो स्वयं का लक्ष्य क्या है दोस्तों, याद रखना है नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना जो है दोस्तों वह स्वयं का लक्ष्य है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा डी। अब स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स। दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया एक वेब पोर्टल है, याद रखना है, जिसमें सभी विषयों पर क्या होता है दोस्तों, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध होंगे। स्वयं एक ई शिक्षा मंच है जो शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांतों कौन कौन सा दोस्तों, तो पहुंच, निष्पक्षता एवं गुणवत्ता पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक वंचित सहित सभी को श्रेष्ठ शिक्षण साधन उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत हाई स्कूल कौन सा दोस्तों, तो कक्षा 9 से पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक पाठ्यक्रम उपलब्ध है। इस पोर्टल से प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रम 4 भागों में होंगे दोस्तों, वीडियो व्याख्यान, मुद्रित अध्ययन सामग्री, स्व मूल्यांकन हेतु परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी एवं शंका समाधान के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। इसके अंतर्गत जो है दोस्तों लगभग 2000 पाठ्यक्रम शामिल है, जिससे देश के 3 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, तो इसका लोगो सभी को मालूम होगा, शेर है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की। इसी कार्यक्रम में मेक इन इंडिया के लोगो शेर का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को एक शेर का एक कदम बताया दोस्तों, याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है, याद रखना है दोस्तों। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है 2016 का सवाल है दोस्तों। तो नई उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना जो है दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य है। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु धनहीन को धन प्रदान करने यानी फंडिंग टू अनफंडेड के लक्ष्य के साथ 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का
शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी का गठन किया गया। मुद्रा का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के एक अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया दोस्तों, यानी सिडबी के एक अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया था। याद रखना है, ऊर्जा सूक्ष्म उद्योगों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देगा, बल्कि यह उन संस्थाओं को जो सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय, याद रखना है दोस्तों, सूक्ष्म संस्थाओं को क्या, तो वित्तीय सहयोग प्रदान करते हैं का पुनर्वित्त पोषण करेगा। यह सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम 10 लाख तक के ऋण हेतु पुनर्वित्त पोषण करता है। शेष अन्य विकल्प इसमें जो है दोस्तों कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है, तो याद रखना है दोस्तों, यह स्थापित की गई है उद्यमी लाइन सूक्ष्म लघु और एवं मध्यम उपक्रम के लिए, यानी दोस्तों MSME के लिए दोस्तों, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के संदर्भ में सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में सूचना या मार्गदर्शन देना तथा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से ऋण लेने संबंधी जानकारी मुहैया कराने के उद्देश्य से उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है, जिसका टोल फ्री नंबर कितना है दोस्तों, तो 1800 180 67 63 है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, कई बार ये सवाल पूछा गया कि भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है, तो याद रखना है, छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, यही भारतीय सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य है। तो दोस्तों 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फुल फॉर्म फिर से मैं बोल दे रहा हूं दोस्तों, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी की शुरुआत की। इस योजना में गैर कृषि क्षेत्र में आय अर्जक गतिविधियों के लिए प्रदान किए गए 10 लाख रुपए तक के सभी ऋणों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में समाहित माना जाएगा। PMMY का मुख्य उद्देश्य छोटे जो है दोस्तों व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के ऋण प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें शिशु, किशोर और तरुण नाम दिया गया है दोस्तों। शिशु के तहत क्या होगा, तो 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। किशोर योजना के तहत 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। और तरुण योजना के तहत जो है दोस्तों 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा दोस्तों सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। याद रखना है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों कौन सा कथन सही है। तो इसका प्रयोजन SC ST यानी शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब्स एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल सही है। यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है, यह भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2015 को एक युगांतकारी योजना स्टैंड अप इंडिया की घोषणा की गई दोस्तों। प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस तथा बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष में किया। इस योजना के द्वारा नए उद्यमों को बैंक से वित्त पोषण और दूसरे प्रोत्साहन की पेशकश की जाएगी। स्टैंड अप पहल की प्रक्रिया का संचालन भारतीय लघु विकास बैंक यानी सिडबी द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय कि सिडबी इसके लिए जो है 10,000 करोड़ पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। इस योजना का उद्देश्य संस्थागत साख संरचना, एक अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाता है। इस योजना का लक्ष्य देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति या जनजाति तथा याद रखना है दोस्तों एक महिला ऋण ग्राही को 10 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध करवाना है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन परियोजनों के लिए राष्ट्रीय नवीकरणीय निधि की स्थापना की गई है। तो याद रखना है दोस्तों राष्ट्रीय नवीकरणीय निधि की स्थापना किन परियोजना के लिए की गई है, तो रुग्ण लघु उद्योग की पुनर्संरचना के लिए की गई है, पहला स्टेटमेंट सही है। और औद्योगिक पुनः संरचना के प्रक्रम में छटने के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले कामगारों की सहायता के लिए इसकी स्थापना की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा रुग्ण इकाइयां यानी लघु उद्योग सहित के बंद होने की स्थिति में विस्थापित होने वाले श्रमिकों के हित की सुरक्षा तथा उनके प्रशिक्षण
पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्स्थापन तथा श्रमिकों को मुआवजा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ वर्ष 1992 में राष्ट्रीय नवीकरणीय निधि की स्थापना 10 वर्षीय अवधि हेतु की गई थी, जिसे निर्धारित वर्ष 10 वर्ष की अवधि से 1.5 वर्ष पूर्व अगस्त 2000 में क्या कर दिया गया दोस्तों, तो बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य है? तो कौन सा है दोस्तों नवीकरण का उद्देश्य? अभी हम लोगों ने देखा था, उद्योगों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन होने अथवा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा करना। यही है दोस्तों क्या, राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष स्थापित करने का उद्देश्य था। तो क्या इसका उद्देश्य था दोस्तों? तो याद रखना है आपको दोस्तों, छटनी अथवा सेवानिवृत्त योजना से प्रभावित कर्मचारियों को प्रशिक्षण और परामर्श देना, यह इसका उद्देश्य था। और कर्मचारियों का पुनः परिनियोजन करना, यह भी इसका उद्देश्य था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार ये सवाल पूछ चुका है, तो इससे क्या कर लेंगे, वीवीआई कर लेंगे दोस्तों। अब जो विभिन्न स्टेट पीछे में सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, वो रिपीटेड ही काफी सवाल होते हैं, तो ये इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, फिर पूछा गया कि राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य है, तो क्या लक्ष्य था? तो श्रम का पुनर्प्रशिक्षण करना इसका मुख्य लक्ष्य था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ये। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था? तो इस सामाजिक सुरक्षा हेतु जो है दोस्तों राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है दोस्तों, उसे डिस्कस कर लिया जाए। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि राष्ट्रीय नवीकरण फंड यानी नेशनल रिन्यूअल फंड गठित करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति के तहत की गई थी। इस फंड के गठन की घोषणा करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि यह फंड एक सामाजिक सुरक्षा जाल यानी सोशल सिक्योरिटी नेट उपलब्ध कराएगा, जो कि कामगारों को क्या करेगा दोस्तों? तो याद रखना है, जो कि कामगारों को औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले तकनीकी परिवर्तनों के विरुद्ध क्या करेगा दोस्तों? प्रदान करेगा। अतः इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी सही होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज के डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों इससे आगे से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए घटना चक्र में, उसके विषय में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।